हेलो गाइस कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सुधांशु द फिज़िक्स विज़ार्ड। तो गाइस एक मैं चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि मेरा जो स्टार्टिंग का टॉपिक था वो मैंने सर्कुलर मोशन वाला पार्ट कराया था। सर्कुलर मोशन के मैंने 3 वीडियोस डाले थे और फिर उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक जो हमने अभी न्यूटन्स लॉ का वीडियो डाला था वो वीडियो हमने हटा दिया है बिकॉज आई फील कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे ग्रेविटेशन हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गई, मॉडर्न फिजिक्स के कुछ हिस्से हो गए, वेक्टर हो गया, डायमेंशन हो गया, जिनसे आपका नीट में या इवन कई कंपटीशंस में क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैं पहले उन्हें करा के फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब भैया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली है क्या कि अगर 2 पॉइंट मासेस हैं, दोनों r डिस्टेंस की दूरी पे रखे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कुछ मैग्नीट्यूड के फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। मतलब m1 m2 को इधर खींचेगा और m2 m1 को इधर खींचेगा। तो जो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हमने हटाया तो क्या आया, जी आया। इसी जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 और इसकी यूनिट है वो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हुई, ये इधर गया, आर स्क्वायर इधर गया, m1 m2 इधर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और डायमेंशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप से। अब दोस्तों एक चीज़ आप लोग समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशन के टॉपिक को समझने के लिए, सिंस अब आप सारे लोग जुलाई अगस्त में पेपर देने वाले हो, एग्ज़ाम देने वाले हो, अगस्त में या जुलाई में, जो भी जुलाई में है, वैसे डेट तो जुलाई में आई है, बट दिल से बात कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है जुलाई में हो पाएगा। तो चले वो तो खैर वो सब अलग बातें हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स टॉपिक से जो कुछ फार्मूले हमारे बनते हैं उसका ग्रेविटेशन से काफ़ी हद तक एनालॉजी होती है। जैसे जो कूलम्ब फोर्स होता है 2 चार्जेस का, वो होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ कूलम्ब फोर्स। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो g m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। मतलब चार्ज की जगह मास आ गया, आर की जगह डिस्टेंस आ गया। और पोटेंशियल और फील्ड में भी लगभग यही चीज़ होती है। और हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर वाले केसेस में भी जो फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों, उसमें भी एक एनालॉजी होती है। ठीक है, तो अगर आप अब इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी इसी तरह से देखिए आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि चीज़ें अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स पे ग्रिप है तो यहाँ की शॉर्ट ट्रिक समझने में ग्रेविटेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्रेविटेशन फील्ड पे। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली होती क्या है कि कोई भी बॉडी है जिसका सर्टेन मास है तो वो अपने आसपास में रखी हुई बॉडीज़ पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। उसी फोर्स के घनत्व को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई चार्ज q2 रखा होता तो उस पर फील्ड कितनी होती, इसकी वजह से k q बाई आर स्क्वायर। तो देखिए उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, gm बाई आर स्क्वायर, gm बाई आर स्क्वायर। अब ऐसे समझिए, ऐसे भी समझ सकते हो कि फील्ड क्या होती है, फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स बाई मास। मतलब अगर कोई यहाँ m मास रखा होता तो उस पर फोर्स कितना लगता, जी m बाई आर स्क्वायर। मतलब इंटेंसिटी क्या आ गई, फोर्स बाई स्मॉल m, मतलब जी एम बाई आर स्क्वायर, मतलब जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, अब इसके कई सारे बनते हैं। एक हॉलो स्फीयर में क्या होता है, हॉलो स्फीयर की वजह से जो फील्ड होती है, देखिए हॉलो स्फीयर मतलब कि ये एक हमारा स्फीयर है जिसका जो मास है वो m है। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो इसके अपने स्फीयर के बाहर के हर पॉइंट के लिए, अपने स्फीयर के बाहर के हर पॉइंट के लिए ये जो हॉलो स्फीयर होता है वो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा जिसका सारा का सारा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। फिर से सुनिए,
इस आर रेडियाई के, जो इसका कैपिटल आर रेडियस है, उसके बाहर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट के लिए ये हॉलोस्फीयर एक एम मास के पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर ये कोई पॉइंट है जहां हमें फील्ड निकालनी है और वो आर डिस्टेंस पे है, तो उस फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, जी एम बाई आर स्क्वायर। देखिए बिल्कुल यही चीज़ हो गई, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप लोग अब थोड़ा इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स से जोड़िए। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कोई हॉलोस्फीयर होता है तो उसके अंदर फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, उसके अंदर जो फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है ज़ीरो। उसके अंदर फील्ड की वैल्यू होती है ज़ीरो। मतलब कि यहाँ पे भी हमने बताया एनालॉजी है, तो हॉलोस्फीयर के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी सारे इनसाइड पॉइंट्स पे, वो भी कितनी होगी, ज़ीरो। हॉलोस्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, ज़ीरो। मतलब कि हॉलोस्फीयर में इस जो इंटरनल पॉइंट्स होंगे, इनसाइड पॉइंट होंगे, उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। चलिए अब देखिए, अब हम आए सॉलिड स्फीयर पे। सॉलिड स्फीयर पे भी जो बाहर के पॉइंट होंगे उनके लिए ये सॉलिड स्फीयर ऐसा बिहेव करेगा जैसे ये एक एम मास की पॉइंट बॉडी हो और उसका पूरा का पूरा मास सेंटर पे हो। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब इंटरनल पॉइंट्स के लिए फिर देखिए, फिर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके होंगे सारे, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में फिर ये एनालॉजी लगेगी इन दोनों में कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर ये कोई क्यू चार्ज का सॉलिड स्फीयर हो और आर जो है कैपिटल आर इसका रेडियस है और हमें इंटरनल पॉइंट के लिए फील्ड निकालनी है, तो वो कितनी होती है, जी एम वन जी एम स्मॉल आर बाई आर क्यूब, जी एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, जी एम बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो देखिए बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाली, कि सॉलिड स्फीयर में बाहर वाले पॉइंट्स के लिए ये सॉलिड स्फीयर ऐसा बिहेव करेगा जैसे इसका पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पे हो। लेकिन इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, जहाँ आर क्या है बच्चों, आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट का निकालूं तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारा ग्राफ आता है कि मैं फील्ड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कैसे दिखाऊंगा। देखिए सॉलिड स्फीयर, वाई एक्सिस पे फील्ड और एक्स एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए जीरो से लेके आर तक, मतलब सारे इंटरनल पॉइंट्स के लिए और यहाँ तक सरफेस तक, जीरो से लेके आर तक क्या हो रहा है, जी एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है अंदर वाला, वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो फील्ड होगी वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कैपिटल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन मतलब स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस तक, और यहाँ पे सरफेस पे मैक्सिमम होगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी। देखिए वही चीज़ दिखाया, सरफेस पे मैक्सिमम, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक लीनियरली बढ़ रही है। देखिए लीनियर डिस्टेंस है ना, जी एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ बन रहा है। और फिर क्या होगा, बाहरी पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर है, मतलब आपका इन्वर्स रिलेशन आ गया। तो कैसा बना ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना इन्वर्स वाला ग्राफ, ये सॉलिड स्फीयर के लिए। अब देखिए, अब हॉलो स्फीयर के लिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हॉलो स्फीयर के लिए जो फील्ड होगी, अंदर जीरो, मैंने बताया था ना अंदर जीरो, इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, और फिर सरफेस में मैक्सिमम, और फिर यही चीज़, फिर यही चीज़। तो देखिए ना, ऐसे ऐसे चीज़ों को समझिए। आपको अगर एक बार फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया और कोई वो नहीं है, आप बस इलेक्ट्रोस्टैट्स देखिए, मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैं देखा भी हूँ बच्चों को, अभी तो मैं टीचर हूँ तो बच्चों से
बातचीत होती रहती है, इंटरेक्शन होता ही रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट जो चैप्टर होता है मैं देखा हूँ अधिकतर बच्चों को पसंद होता है, अधिकतर बच्चों को पसंद होता है। और ये बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि अगर आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, ये विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स, अगर आपका फिज़िक्स में कीन इंटरेस्ट है तो इट शोज़ कि आप एक मतलब आपका जो दिमाग है बहुत ब्रॉड है, आपका जो पर्सपेक्टिव है सोचने का वो अच्छा है, तभी आपको फिज़िक्स समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा दोनों ग्राफ हो गया, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर वाला। अब हम लोग आते हैं, एक चीज़ बहुत कंपटीशन में पूछता है, आप लोग ने देखा होगा जब पुराने पेपर आप लोग उठाओगे कि भैया सरफेस से इतना ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, सरफेस से इतना नीचे गड्ढा खोदेंगे तो वहाँ जी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा अर्थ है जिसका रेडियस है 6400। एक हम लोग जी की वैल्यू निकालेंगे एच डिस्टेंस पे, सरफेस से एच डिस्टेंस पे, मतलब एच ऊपर, एक सरफेस से डी नीचे। तो एट हाइट एच फ्रॉम दी सरफेस, तो जो फॉर्मूला हमारा ऑब्टेन होता है वो होता है जी इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। जी इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। देखिए मैं इसके डेरिवेशन पे जाता, लेकिन बात क्या है, एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ आपको दिमाग में बैठानी ही है। तो अगर आप इसे मेमोराइज ही कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। उसका भी एक तरीका है, तरीके से याद करिए ना। देखिए इसमें एक सिमेट्री दिख रही है आपको, जी इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, जहाँ एच क्या है, सरफेस से डिस्टेंस। हाँ बस इसमें एक कंडीशन क्या है कि जो एच है वो आर से काफ़ी कम होना चाहिए, जो एच है वो आर से काफ़ी कम होना चाहिए। अब देखिए अगर इसी चीज़ को मैं ऊपर ले जाऊँ पावर -2 में, तो जो मेरा 1 प्लस एक्स का पावर n होता है तो 1 प्लस एन एक्स होता है। तो बाइनोमियल डिडक्शन करूँ तो ये क्या आएगा, जी इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर ई, 1 माइनस 2h बाई आर ई। और डेप्थ डी पे कितना होता है, मतलब ये डी डेप्थ पे जाएंगे तो कितना होगा, जी इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर ई, 1 माइनस डी बाई आर ई, जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर ई। ठीक है, तो 2-3 बार आप देखोगे खुद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग एक चीज़ मुझे बताइए, अब फिर यहाँ देखिए मैं इलेक्ट्रोस्टैट से जोड़ रहा हूँ। अगर कोई एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों r डिस्टेंस पे हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 बाई आर, K Q1 Q2 बाई आर होती है। बस यहाँ भी वही चीज़ होगी, यहाँ K की जगह G आ गया, Q की जगह M और M आ गया, मतलब G M1 M2 बाई आर। और माइनस साइन बच्चों इसलिए लग गई, माइनस साइन इसलिए लग गई क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो उस फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उसी को दिखाने के लिए यहाँ माइनस साइन लगती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी M1 M2 बाई आर, जहाँ M1 और M2 क्या है, हमारे दो पॉइंट मासेस। ठीक है, अब देखिए अब फिर ये हमने क्या लिया, ये हमने क्या लिया, फिर से एक हॉलो स्फीयर लिया जिसका मास m है और उससे r डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट मास रखा है m। अब फिर देखिए अपने से सारे उन पॉइंट्स के लिए जो पॉइंट उससे बाहर हैं, उसके लिए ये जो स्फीयर है वो कैपिटल M मास का एक पॉइंट बॉडी की तरह बिहेव करेगा जिसके सेंटर पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो। तो फिर तो यही वाला केस बन गया भाई कि यहाँ पे m रखा है, यहाँ पे कैपिटल M रखा है, यहाँ पे स्मॉल m रखा है और r दूरी है। तो क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी mm बाई आर। अब फिर देखिए माइनस साइन क्यों आई थी, अभी हमने बताया था, फिर समझ लीजिए। माइनस साइन इसलिए आई क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो घटती है। तो यही चीज़ है। अब देखिए हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर जोड़िए इसको इलेक्ट्रोस्टैट से। अगर ये चार्ज Q है और ये यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो क्या होता, KQ बाई आर, KQ बाई आर।
अब ग्रेविटेशन में क्या हो गया, के की जगह जी आ गया, क्यू की जगह एम आ गया और आर की जगह तो आर है ही डिस्टेंस। तो वी कितना आएगा, जी एम बाई आर, और माइनस साइन फिर इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब उस फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मतलब पोटेंशियल घटेगा। तो इसलिए यहाँ कौन सी साइन लगाएंगे, माइनस साइन। ठीक, अब देखिए, अब हमारा है थिन स्फेरिकल शेल के वजह से जो हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। थिन स्फेरिकल शेल पहले बाहरी पॉइंट के लिए, तो बाहरी पॉइंट के लिए ये जो थिन स्फेरिकल शेल है मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐसा बिहेव करेगी जैसे कि ये इसका मास m हो और इसका पूरा का पूरा जो मास हो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। तो पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या हो जाता है, के क्यू बाई आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर, और माइनस साइन लगेगी। क्यों, बार बार बता चुका हूँ, इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है और फोर्स के डायरेक्शन में जाने पे किसी भी बॉडी का पोटेंशियल घटता है। और इनसाइड पॉइंट के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस जी एम बाई ए। तो चलिए ये और आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, आपका थिन स्फेरिकल शेल के लिए, सॉलिड स्फीयर वगैरह के लिए हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग बढ़ते पोर्शन है वो है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो देखिए कोई भी सैटेलाइट क्या है, हमारे अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन में घूम रही है। और मैंने माना भैया कि अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है, सैटेलाइट का मास जो है वो एम है, और वो आर रेडियस के, ये देखिए अर्थ के सेंटर से आर दूरी, तो आर रेडियस के गोले में वो गोल 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 घूम रही है। ठीक है, और अभी मान लीजिए वो यहाँ पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा भैया, टेंजेंशियल। देखिए अब कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसमें घूमने के लिए क्या चाहिए, उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहाँ से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। उससे v की वैल्यू क्या आ गई, रूट जी एम बाई आर। मतलब देखिए सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, सीधे सीधे रूट जी एम बाई आर। कैसे किए हम लोग कैलकुलेट, हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलने वाला सेंट्रीपिटल का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होगा क्या, जी एम बाई आर स्क्वायर, वो बराबर हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो वी इज इक्वल टू रूट जी एम बाई आर। ठीक है, अब सिंस ये सैटेलाइट मोशन में है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड में भी है अर्थ के, तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो आइए भैया निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये देखिए मैंने लिखा नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम बाई आर। देखिए फिर ये अर्थ क्या करेगा, इस सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट तो इसके सरफेस से काफ़ी बाहर है ना, काफ़ी दूरी पे है, तो क्या करेगा, एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा ये, इसका पूरा का पूरा मास सेंटर पे हो, तो क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बाई आर। देखिए बच्चों एक कई कंप्लेन आई थी, सॉरी उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं तहे दिल से, कि थोड़ा सा वीडियो के क्लियर होने के सेंस में कि वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, इलाज किया कि सिंस इस चैप्टर में डेरिवेशन, तो देखिए अब जो भी है बात यह है कि आप लोग को पेपर देना है, तो अब डेरिवेशन का उतना काम नहीं है, तो आप लोग को चीज़ें जोड़ के इधर उधर से, मतलब किस तरह से कनेक्ट कर करके शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, और ये सीखना है कि चीज़ों को याद कैसे किया जाए और कंसेप्ट बिल्ड कैसे किया जाए। तो हमने क्या तरकीब की कि भाई जो है हमने पहले से लिख के रख लिया था, अपना नोट्स हमने तैयार कर लिया था अपने हिसाब से, और फिर उसके बाद मस्त देखिए ये बढ़िया आ रही है क्वालिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल देखिए, जहाँ डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तो मैं करूँगा ही, जहाँ मुझे लगेगा कि बिना डेरिवेशन के काम नहीं होगा
तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस जी एम एम बाई आर। ठीक, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब जी एम बाई आर, मतलब कि जी एम एम बाई 2r। मतलब क्या मैं इसको 1/2 ऑफ मॉड पी लिख सकता हूँ? 1/2 ऑफ मॉड पी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और टोटल एनर्जी क्या होगी भाइयों? माइनस जी एम एम बाई आर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो ये कितनी हो जाएगी? माइनस जी एम एम बाई 2r मतलब माइनस के ई। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो के ई के मॉड के बराबर होता है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस के ई के बराबर होती है। ठीक, तो चलिए बच्चों आज यहीं तक था। अब ग्रेविटेशन का जो अगला भाग होगा उसमें हम लोग केपलर्स लॉ वगैरह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह, और कैसे आपका वेटलेसनेस वगैरह होती है सैटेलाइट्स वगैरह पे, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।